मेरा भाई और मैं एक ही समय पर अपने लिए ऑर्क ब्राइड्स चुन रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे उसने उस बेहद ताकतवर व्हाइट वोल्फ को चुन लिया, लेकिन मुझे उस ऑर्क की दयनीय हालत पर तरस आ गया और मैंने अरीना से उस मरणासन्न जलपरी यानी मरमेड को चुन लिया। उसे क्या पता था कि वो व्हाइट वोल्फ इतनी खूंखार निकलेगी। वो इंसानों को पूरी तरह से कीड़ा मकोड़ा समझती थी। मेरे भाई ने उसे पालतू बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो उसे वश में नहीं कर सका। इसके विपरीत मेरी मरमेड पत्नी बेहद कोमल और समझदार थी। वो न केवल हर दिन मेरी सेवा करती थी, बल्कि उसके पास ठीक करने की जादुई ताकत भी थी। उसने मेरे पैरों को बिल्कुल ठीक कर दिया, जो सालों से अपंग थे। मेरा भाई ये देखकर बुरी तरह जलने लगा। उसे डर था कि कहीं मैं पारिवारिक विरासत के लिए उससे मुकाबला न करने लगूं। और फिर उसने एक कार एक्सीडेंट करवा कर मुझे जान से मार डाला। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं पुनर्जन्म लेकर वापस ब्राइड्स चुनने वाले उसी दिन पहुंच चुका था। इस बार खेल बदल चुका था। मेरा भाई तुरंत भागा और उसने उस आधी मरी हुई मरमेड को चुन लिया। मैंने कहा, चुनफेंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो मरमेड ऐसी लग रही है जैसे बस मरने ही वाली है। ये भी पक्का नहीं है कि उसे बचाया जा सकता है या नहीं। वो तुम्हारी मदद कैसे करेगी? हमारा लियो परिवार ऐसी ब्राइड्स चुनता है जो काम कर सके, लड़ सके और सहारा बन सके। तुम एक मरती हुई को चुन रहे हो, ये तो बिल्कुल बकवास है। उसने कहा, पिताजी, मुझे बस यही मरमेड चाहिए। कृपया इस बार मेरी जद्दत पूरी होने दीजिए। मैं वादा करता हूँ ये उस व्हाइट वोल्फ से कहीं ज्यादा काम की साबित होगी। बस एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए। क्या मैंने कभी आपका भरोसा तोड़ा है? उसके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। लियू चुनफेंग और मैं सगे भाई हैं। असल में मैं शुरुआत में पिताजी का सबसे पसंदीदा उत्तराधिकारी था, लेकिन जब मैं 12 साल का था तब हमारे दुश्मनों ने आकर मुझे और माँ को किडनैप कर लिया था। मुझे बचाने के चक्कर में माँ दुश्मनों के हाथों मारी गई। मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा। मैं उस नर्क से जान बचाकर किसी तरह बाहर तो निकल आया, लेकिन मेरे पैर हमेशा के लिए अपंग हो गए। माँ और पिताजी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इसलिए पिताजी माँ की मौत के कड़वे सच को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने मुझे ही दोषी मान लिया कि मैं माँ की रक्षा नहीं कर सका। इसके अलावा लियू परिवार पीढ़ियों से हथियारों के कारोबार में है, जहाँ शारीरिक ताकत और युद्ध कला को सबसे ऊपर माना जाता है। भले ही मुझ में टैलेंट था, लेकिन व्हीलर चेयर पर आने के बाद मैं उनके लिए बिल्कुल बेकार हो गया। पिताजी ने मुझसे उम्मीदें छोड़ दी और मेरे छोटे भाई लियू चुनफेंग को ट्रेन करना शुरू कर दिया। इतने सालों में मुझे पिताजी के इस भेदभाव की आदत हो चुकी थी। अब लियू चुनफेंग ने बस थोड़ा सा नाटक किया और पिताजी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उस मरमेड ने आगे बढ़कर कहा, छोटे मालिक, मेरा नाम किंग्या है। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। मैं एक वफादार जानवर की तरह आपका कर्ज चुकाऊंगी। चुनफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब से तुम्हें मेरी बहुत अच्छे से सेवा करनी होगी। मैं पूरी तरह तुम्हारे भरोसे हूँ। तुम क्या जानो कि मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। मैंने मन ही मन कहा, मेरे बेवकूफ भाई, उस जहरीली मरमेड को संभाल कर रखो और उसे अपनी जागीर समझो। उसकी ये कोमलता सिर्फ एक ढोंग है। तुम उसके साथ जितना अच्छा व्यवहार करोगे, वो तुमसे उतनी ही ज्यादा नफरत करेगी। बस थोड़ा इंतजार करो। फिर मैंने आगे बढ़कर कहा, मुझे ये व्हाइट वोल्फ चाहिए। ये सुनकर चुनफिंग ठहाका मारकर हंसा। हाँ हाँ हाँ, मेरे प्यारे भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? हर कोई जानता है कि वोल्फ क्लैन को वश में करना सबसे मुश्किल काम है। एक व्हील चेयर पर बैठा अपंग इंसान। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारे सामने झुकेगी? उसका एक पंजा तुम्हें जान से मारने के लिए काफी है। अगर मैं खड़ा भी हो जाऊं तब भी उसे वश में करना नामुमकिन है। लू मिंग, बैठे बैठे सपने देखना बंद करो और इसके बारे में दोबारा सोचो। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, ये सच है कि वोल्फ क्लैन को वश में करना बेहद मुश्किल है, और ये भी सच है कि मैं एक अपंग हूँ। लू परिवार का वो बेकार इंसान जिसे कोई भी कुचल सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरी किस्मत ऐसी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूंगा और लड्डूंगा नहीं। पिताजी, क्या आप मुझे एक और मौका देने के लिए तैयार हैं, जैसा कि आपने ही मुझे सिखाया था? लू परिवार या तो कोई काम करता नहीं, और अगर करता है तो बिल्कुल परफेक्ट करता है। पिताजी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम पर एक आखिरी बार भरोसा कर रहा हूँ। मुझे निराश मत करना। जब से माँ इस दुनिया से गई, पिताजी और मेरे बीच दूरियां बढ़ती चली गई। इतने सालों में मैंने लू परिवार में सिर्फ और सिर्फ लोगों की कड़क और ठंडी नजरें ही झेली थी। मैंने आज से पहले कभी उनके सामने हाथ नहीं फैलाया था। ये पहली बार था। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि सुहा मेरी इस हालत को बदल सकती है, या यूं कहे कि मुझे किसी ऐसे की जरूरत थी जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ा हो सके, न कि किसी ऐसी मछली की जो सिर्फ डोंग करना जानती हो। मैंने सुहा की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुको, और जब मन करे तुम यहाँ से जा सकती हो। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम इंसान सब एक जैसे होते हो। लेकिन पासा मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पलट गया। अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सेवक चिल्लाया, ये तो बहुत दिखा दी दे। बुरा हुआ, यंग मास्टर चुनफेंग के पेट से बहुत तेजी से खून बह रहा है। पिताजी घबरा गए। क्या चुनफेंग, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मुझे देखने दो। चुनफेंग ने हंसते हुए कहा, पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस किंग्या की ताकत का टेस्ट ले रहा था।
उसने कहा था कि वो इसे ठीक कर सकती है। मैंने ट्राई किया और ये सचमुच काम कर गया। देखिए, यहाँ कोई घाव नहीं है, एक दाग तक नहीं बचा। किंगिया ने गर्व से कहा, मैं मरमेड क्लैन की अपनी पीढ़ी की सबसे ताकतवर हीलर हूँ। मेरे आंसुओं में गजब की हीलिंग पावर है, यहाँ तक कि वो मरे हुए इंसान को भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं। घाव कितना भी गहरा क्यों ना हो, यहाँ आकर सब पहले जैसा हो जाता है। जब तक मेरी एक भी सांस बाकी है, मैं किसी की भी जान बचा सकती हूँ। पिताजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारे पास ये काबिलियत है? सचमुच चुनफेंग उछल पड़ा। देखा पिताजी, मैंने आपसे बहुत पहले ही कहा था ना, मेरा फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि मेरा भाई उस सफेद भैये का क्या करेगा जिसे वो उठा लाया है। वैसे कहाँ है उसकी वो व्हाइट वुल्फ? क्या वो भाग गई? मुझे पूरा यकीन है कि वो भाग चुकी होगी। लू परिवार का बड़ा बेटा एक औरत तक को वश में नहीं कर सका। पिताजी, अपने छोटे बेटे को देखिए और फिर खुद को देखिए। वो आसमान की तरह खड़ा है और आप दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? चुनफेंग ने ढोंग करते हुए कहा, बड़े भाई भी ऐसा नहीं चाहते थे। कृपया उन्हें थोड़ा और समय दीजिए। आखिर उनके पैर ठीक नहीं है और वो व्हाइट वुल्फ बेहद खूंखार है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, तुम इतने बेहतरीन तरीके से एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों की वो क्रूरता, मैं उसे साफ साफ देख सकता हूँ। तुम मुझसे नफरत करते हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उधर कमरे में सुहा ने मुझसे पूछा, तुमने मुझे बांधकर क्यों नहीं रखा? ये मत सोचना कि इस वजह से मैं तुम्हारी एहसानमंद हो जाऊंगी। तुम इंसान सबके सब एक जैसे होते हो। मैंने शांति से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम इंसानों से नफरत करती हो। ये सभी गा दिया, देखा है, तुम इंसान दोस्तारा आ रहा है। मैंने तुमसे कहा देखा था, मैं दोस्तारा से मैं भी करते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी उनसे उतनी ही नफरत करता। जब मेरी माँ को मारा गया था तब मैं भी सबसे नफरत करता था। तुम्हें अगर भागना है तो भाग जाओ, रुकना है तो रुक जाओ, लेकिन अगर तुम यहाँ रुकने का फैसला करती हो तो यहाँ तुम्हारे लिए खाना है, सोने के लिए एक आरामदायक बिस्तर है और तुम्हें यहाँ कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। फैसला तुम्हारा है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। तभी सेवक दौड़ता हुआ आया। बड़े मालिक, बड़े राजकुमार के यहाँ सब कुछ शांत है, लेकिन यंग मास्टर चुनफेंग के यहाँ कुछ अजीब हुआ है। मैंने पूछा, क्या बात है? आराम से बताओ। सेवक ने हांफते हुए कहा, कल रात उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जो पूरी रात बंद नहीं हुई। वो आवाजें रूह कंपा देने वाली थीं। आज सुबह जब एक नौकर अंदर गया तो उसने देखा कि वो बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े थे। हालांकि उनके सारे घाव ठीक हो चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर की पूरी जान निचोड़ ली गई हो। मैंने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस किंगिया की मेडिकल स्किल्स सचमुच लाजवाब हैं। अगर वो पूरी रात चीख सकते हैं, इसका मतलब उनमें काफी एनर्जी है। लेकिन यंग मास्टर चुनफेंग की हालत कुछ अजीब लग रही है, मानो वो किसी अंदरूनी दर्द से तड़प रहे हो। उनकी आंखें अंदर धंस गई हैं और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है। जाओ, इस बात की रिपोर्ट पिताजी को दो, मैं बाद में जाकर उन्हें देखूंगा। किचन से कहो कि उनके लिए कुछ सूप तैयार रखें। लू चुनफेंग, तुम खुद अपनी मौत की तरफ भाग रहे हो, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं रोक सकता। तभी अचानक सुहा मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने चौंक कर कहा, तुम भागी नहीं, तुम भाग गई थी, फिर वापस क्यों आ गई? क्यों? उसने अपनी नजरें झुका ली। बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। बाहर हर कोई मुझे पकड़ना चाहता है ताकि मुझे दूसरे इंसानों को बेच सके। मैं 3 बार भागी और हर बार मेरा पीछा किया गया। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, कम से कम यहाँ तुम मुझे मारते तो नहीं हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत समझदारी वाली बात है। भूख लगी है? मैं किचन से तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ। उसने कहा, भूख नहीं है। मैंने सेवक से कहा, यहाँ इंतजार करो और कुछ अच्छा खाना तैयार करवाओ। सुहा ने अचरज से पूछा, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मैंने कहा, ये तुम्हारे साथ अच्छा होना नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ इंसाफ करना है। तुम इंसानों से नफरत करती हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे इलाके में मैं तुम्हें कभी भूखा, ठंडा या पिटते हुए नहीं देख सकता। ये इंसान होने का एक बेसिक नियम है। कुछ दिनों बाद एक ग्रैंड बैंक्वेट में एक मेहमान ने कहा, ओल्ड लू, तुम्हारे बेटे चुनफेंग ने ऐसा कौन सा जादुई सप्लीमेंट ले लिया है? महीने भर पहले तक वो ऐसा नहीं था, पर आज वो बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है। उसका शरीर तो कुछ ऑर्क प्रजाति के लोगों से भी कहीं ज्यादा मजबूत और तगड़ा दिख रहा है। पिताजी ने गर्व से कहा, सही कहा, ये बॉडी, ये फ्रेम कई ऑर्क से ज्यादा सॉलिड है। लू बॉस, शेर के घर में कभी गीदड़ पैदा नहीं होते। चुनफेंग ने आगे बढ़कर किंगिया का हाथ थामा और कहा, चुनफेंग, सबको खुद बताओ। उसने कहा, ये किंगिया है, मेरी पत्नी। ये मरमेड क्लैन की एक डिवाइन डॉक्टर है। मेरा ये शरीर पूरी तरह इसी की बदौलत है। ये मुझे हर दिन दवा देती है, दिन में पूरे 3 कटोरे भरकर, और आधे महीने के बाद नतीजा आपके सामने है। किंगिया ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, यंग मास्टर चुनफेंग, इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, ये थोड़ा शर्मिंदा करने वाला है। चुनफेंग ने उसे अपनी तरफ खींचा। तुम किससे डर रही हो? तुम मेरी हो। गले लगाने में क्या बुराई है? इन्हें भी देखने दो कि मेरी पत्नी कितनी अमेजिंग है। वैसे मेरे पास जो ये ताकत है वो तो कुछ भी नहीं है।
असली चीज तो वो ऑर्क है जिसे मेरा भाई अरीना से लेकर आया था। मेरे भाई ने वोल्फ क्लैन की सबसे खतरनाक व्हाइट वोल्फ को चुना है। अगर वो उसे वश में कर लेता है तो वो उसकी बहुत बड़ी ताकत बनेगी, मेरी मरमेड से कहीं ज्यादा मजबूत। तभी एक दूसरे मेहमान ने कहा, बड़े भाई लू, आपने आज उस व्हाइट वोल्फ को बाहर क्यों नहीं निकाला? सबको अपनी आंखें सेकने का मौका तो देते। मैंने सुना है कि व्हाइट वोल्फ बहुत रेयर होते हैं और एक अच्छी व्हाइट वोल्फ तो हजारों सोने के सिक्के देने पर भी नहीं मिलती। अचानक बाहर से चीखने की आवाज आई, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम जानवरों! मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, इस सब का क्या मतलब है? सुहा मेरी ऑर्क है, तुम्हें उसे इस तरह बांधने का क्या हक है? चुनफेंग ने मासूम बनते हुए कहा, पिताजी देखिए, भलाई करने का भी जमाना नहीं रहा, मुझे बिना वजह दोषी ठहराया जा रहा है। ये व्हाइट वोल्फ सुहा बेहद अड़ियल है और इसे वश में करना नामुमकिन है। पिछले आधे महीने में ये पूरे 15 बार भाग चुकी है। इस तरह के ऑर्क जब भी भागे उन्हें तब तक बुरी तरह पीटना चाहिए जब तक कि वो सरेंडर न कर दे। लेकिन मेरे बड़े भाई, वो अपनी ऑर्क को ट्रेन ही नहीं करते बल्कि उसे खुला छोड़ देते हैं। अगर वो बाहर भाग गई और उसने किसी को नुकसान पहुंचाया तो इससे लू परिवार की बदनामी होगी। मैं तो बस अपने भाई की मदद कर रहा हूँ। अभी अभी मुझे एक नौकर ने बताया कि सुहा फिर से भाग गई थी, तो मैंने तुरंत अपने आदमियों को भेजकर उसे पकड़वाया। भाई, इस समस्या को सुलझाने के लिए मुझे थैंक यू कहने के बजाय तुम उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। क्या ये सही है? आसपास के लोग बुदबुदाने लगे। इंसान हमेशा से ऑर्क को दबाकर ही वश में करते आए हैं। न जाने कितने नाफरमान ऑर्क पीट कर मार डाले गए हैं। छोटे मालिक उसकी मदद ही कर रहे हैं। यंग मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑर्क सिर्फ लात के भूत होते हैं, वो बिना पिटाई के कभी सीधे नहीं होते। हाँ, बड़े मालिक कुछ ज्यादा ही नरम दिल है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पिताजी ने कड़क आवाज में कहा, इस बदतमीज ऑर्क को नीचे ले जाओ और इसे पूरे 50 कोड़े मारो ताकि इसे लू परिवार के कायदे कानून समझ में आ जाए। मैंने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, सुहा आखिरकार मेरी ऑर्क है, क्या आप ये मामला मुझे सौंप सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि वो फिर कभी नहीं भागेगी। पिताजी ने पूछा, ओह, तो तुम इसे कैसे संभालोगे? चुनफेंग ने ताना मारा, बिल्कुल पहले की तरह, उसे जो मन आए वो करने देकर। मुझे लगता है कि इंसानों को ऑर्क के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। मारपीट और जबरदस्ती से कभी सच्ची वफादारी नहीं मिलती। तुम्हें ये समझना होगा कि वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। वो भी आखिर इंसान ही है, बस उनका रूप रंग थोड़ा अलग है। चुनफेंग जोर से हंसा, बकवास, सरासर बकवास। भाई, मैंने आज से पहले ऐसी फालतू बातें कभी नहीं सुनी। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। तुम ऑर्क पर इतना तरस इसलिए खा रहे हो क्योंकि तुम खुद एक अपंग हो और तुम्हारे अंदर हीन भावना भरी हुई है। हा हा हा। पिताजी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम सब के सब यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोगों ने मेरे जन्मदिन के इस जश्न को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बाद में कमरे में सुहा ने दर्द से कराते हुए कहा, कृपया उसके साथ ऐसा मत करो। मैंने उसके पास जाकर कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरा मजाक उड़ाने? कोड़ों का घाव भले ही ऊपर से ठीक हो जाए लेकिन वो अपने निशान छोड़ जाता है। ये दवा उन निशानों को मिटा सकती है। लाओ, मैं इसे तुम्हारे घावों पर लगा देता हूँ। उसने हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हारा हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा। नहीं, मैं इसे खुद लगा लूंगी। ओवेन, मास्टर लू, मैंने कहा तुम मुझे बस लू मिंग बुला सकती हो। उसने मेरी आंखों में देखा। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि आज तुमने उस महफिल में जो कुछ भी कहा, क्या वो सच था? वो बात कि इंसान और ऑर्क दोनों बराबर होते हैं। मैंने पूरी संजीदगी से कहा, मैं सचमुच ऐसा ही सोचता हूँ। इसीलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं तुम्हारे साथ कभी कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं करूंगा जो तुम नहीं चाहती। हम बस दो दोस्त हैं जो एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। तुम पूरी तरह आजाद हो। तुम्हें जो करना है या जो नहीं करना है वो पूरी तरह तुम्हारा फैसला होगा। उसने हैरान होकर पूछा, तुम बाकी सब इंसानों से इतने अलग क्यों हो? मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे भी दूसरों के पैरों तले कुचला गया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो दर्द कैसा होता है। अगली सुबह मैंने सेवक से पूछा, सुहा कहाँ है? क्या वो आज फिर कहीं भाग गई? सेवक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बड़े मालिक, लेडी सुहा आज कहीं नहीं भागती दिखी। मैंने चौंक कर पूछा, तो फिर वो कहाँ है? तभी सुहा एक प्लेट लेकर अंदर आई और बोली, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये नाश्ता बनाया है, तो कैसा लगा? क्या तुम इम्प्रेस हुए? मैंने एक निवाला खाया और कहा, इम्प्रेस हुआ? क्या तुमने इसे सुबह सुबह बनाना शुरू किया था? ये थोड़ा चबाने वाला है। उसने गर्व से कहा, बिल्कुल, जब मैं यानी सुहा कोई काम करती हूँ तो उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करती हूँ। मैंने नाश्ता करते हुए पूछा, तुम आज भागी क्यों नहीं? और तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाने के बारे में भी सोचा? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? उसकी आंखें नम हो गईं। मेरी माँ और मेरी 2 बहनों को इंसानों ने पकड़ लिया है। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या मर चुकी हैं। हमारा व्हाइट वुल्फ क्लैन बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए बहुत से इंसान हमारा शिकार करते हैं ताकि हमें अपने लड़ाके की तरह इस्तेमाल कर सके। मैंने अपनी प्रजाति के न जाने कितने लोगों को इंसानों के हाथों तड़पते और पीट पीट कर मरते देखा है। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ, लेकिन तुम उन सबसे बिल्कुल अलग दिखाई देते हो। तुमने मुझे कभी चोट पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा। सही कहा ना? मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, बिल्कुल सही। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगा, न अभी और न
ना कभी। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? उसने गहरी सांस ली। तो फिर एक और चीज है जो मैं करना चाहती हूँ। मैं अपनी पीढ़ी की फीमेल्स में सबसे ताकतवर फाइटर हूँ, लेकिन असल में मुझे ये लड़ाई, झगड़ा और खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी एक आम लड़की हूँ जिसे खूबसूरत चीजें पसंद है। मैं हमेशा इंसानी औरतों को सुंदर ड्रेसेस और बेहतरीन ज्वेलरी पहने देखकर जलती थी। मैं अक्सर सोचती थी कि काश एक भारत पर रेडी आएगा, दिन मैं भी उतनी ही खूबसूरत दिख पाती। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं तुम्हें अभी मार्केट लेकर चलूंगा और कपड़े खरीदवाऊंगा, जितने तुम्हें चाहिए उतने। उसने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैं एक औरत हूँ। क्या वो दुकानें मुझे अंदर आने देंगी? मैंने गर्व से कहा, जिसके साथ लू परिवार का नाम जुड़ा हो। भला किसकी हिम्मत है जो मना कर दे? जब हम बाहर जा रहे थे तो नौकर आपस में फुसफुसा रहे थे। बड़े मालिक पूरी तरह से उस व्हाइट वोल्फ के वश में आ चुके हैं। हाँ यार, एक औरत को ऐसे संभाल रहे हैं जैसे वो कोई महारानी हो। वो पूरी तरह पागल हो चुके हैं। शॉपिंग के दौरान सुहा शीशे के सामने खड़ी होकर चहक उठी, ये कितनी खूबसूरत ड्रेस है। काश मेरी बहनें भी इतने अच्छे कपड़े पहन पाती। लू मिंग, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। वो किस हाल में होंगी? मैंने उसकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। उसने चौंक कर पूछा, सचमुच? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी पत्नी हो, जाहिर है कि मैं करूंगा। सुहा ने कुछ सोचते हुए कहा, लू मिंग, असल में तुम्हारे ये पैर ऐसे नहीं है जिन्हें ठीक ना किया जा सके। मेरे पास एक तरीका है। मैं तुम्हें व्हाइट वुल्फ क्लैन का वो सीक्रेट हीलिंग फॉर्मूला बताऊंगी जो किसी भी गंभीर चोट से इंसान को बचा सकता है, लेकिन तुम इसे कभी किसी और को मत बताना। असल में सुहा पिछले जन्म में हमेशा लू चुनफेंग के खिलाफ खड़ी रहती थी। उसे कितना भी पीटा गया या सजा दी गई, उसने कभी उसके सामने घुटने नहीं टेके और नहीं कभी उसका साथ दिया। लू चुनफेंग इतने ताकतवर फाइटर को अपने हाथों से बर्बाद होते देखता रहा और वो गुस्से में पैर पटकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इसीलिए जब उसने इस जन्म में किंगिया को इतना कोमल और हीलिंग में माहिर देखा तो उसे जलन होने लगी। यही वजह थी कि इस जिंदगी में उसने सुहा को छोड़ने में एक पल की भी देरी नहीं की और किंगिया को चुन लिया। उसकी नजर में सुहा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसे वश में करना बहुत मुश्किल था और उसमें सिर्फ नुकसान था। लेकिन लू चुनफेंग क्या जाने, ऑर्क भी इंसानों की तरह ही होते हैं। आपको खुद को उनकी जगह रखकर देखना होता है और पूरी सच्चाई के साथ उनका दिल जीतना होता है, सिर्फ इसलिए कि वो सुहा को वश में नहीं कर सका। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता था। उधर चुनफेंग के कमरे में किंगिया ने दवा देते हुए कहा, थोड़ा बर्दाश्त करो, पहले ये हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। क्या तुमने कभी नहीं सुना कि मर्द औरतों से ज्यादा तेजी से चिल्लाते हैं? तुम बस एक अपंग की तरह चुपचाप बैठे रहो। चुनफेंग ने गुस्से में कहा, अगर सुहा को लगता है कि मेरा भाई किसी काम का नहीं है तो वो हमेशा मेरे पास आ सकती है। तुम मुझे रोक क्यों रही हो? एक जेंटलमैन अपना बदला लेने में कभी जल्दबाजी नहीं करता। 10 साल भी बहुत जल्दी है। तुम क्या सोच रही हो? चलो इसे यहीं रोकते हैं। हम लगभग अपने पिछले जन्म के उसी मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां मेरा लू चुनफेंग के साथ वो लाइफ चेंजिंग मुकाबला होने वाला था। पिछले जीवन में जब किंगिया ने मेरे शरीर को मजबूत बनाया था तो वो शायद नहीं चाहती थी कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊं और किसी को शक हो। वो हफ्ते में सिर्फ एक बार मेरे शरीर को हील करती थी, जो बहुत ही धीमा और स्थिर था। लेकिन लू चुनफेंग हमेशा से बेसब्र और घमंडी रहा है। उसने पिछले जन्म में भी नुकसान उठाया था और इस बार वो मुझे अपने रास्ते का कांटा मानकर जल्द से जल्द हटाने के लिए उतावला हो रहा था। इसीलिए वो हर दिन किंगिया के पीछे पड़ा रहता था ताकि वो उसका शरीर और मजबूत कर सके। दिन में 3 बार दवा निगलने की वजह से उसका ऑरा बेहद हिंसक और खूंखार हो चुका था, जिसमें इंसानी कोमलता का नामो निशान नहीं था। वो इंसान से ज्यादा एक जंगली जानवर जैसा दिखने लगा था। लू परिवार ने पीढ़ियों से अपने खानदान में ऐसा शारीरिक रूप से मजबूत वारिस कभी नहीं देखा था। हथियारों का कारोबार करने और कानून के दोनों तरफ कदम से बेच सकता है रखने वाले लू परिवार के लिए एक ऐसा सदस्य होना जो दूसरों से अपना लोहा मनवा सके बेहद फायदेमंद था। लेकिन मैं अभी भी वैसा ही कमजोर और दुबला पतला था। व्हील चेयर पर ऐसे बैठा रहता था मानो हवा का एक झोंका मुझे उड़ा ले जाएगा। मैं बहुत कम बोलता था। पिताजी ने मेरी तरफ देखकर गहरी सांस ली। लू मिंग, मुझे लगा था कि जब तुमने अरीना से उस सुहा को चुना था तो तुम सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अब जब बात ऐसी है तो इस साल चुन फैमिली गैंग के साथ होने वाली हथियारों की डील पूरी तरह से चुनफेंग संभालेगा। तुम्हें अब इसमें सिर खपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो। चुनफेंग ने नाटक करते हुए कहा, पिताजी, भले ही बड़े भाई थोड़े कमजोर हैं, लेकिन वो अभी भी लू परिवार के बड़े वारिस हैं। अगर हम उन्हें इस तरह रिप्लेस कर देंगे तो बाहर के लोगों को लगेगा कि हमारे परिवार में फूट पड़ गई है। मुझे उनके साथ जाने दीजिए। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं बड़े भाई को संभाल लूंगा। पिताजी खुश हो गए। चुनफेंग, तुम सचमुच एक दरियादिल और जिम्मेदार बच्चे हो जो हमेशा परिवार के बारे में सोचता है। तुम अपने भाई से कहीं बेहतर हो। लू मिंग, सुना तुमने? चुनफेंग की खातिर मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। ये आखिरी बार है। मैंने सिर झुकाया। जी पिताजी। लेकिन वो जिद्दी और कड़क पिता कभी लू चुनफेंग के असली इरादों को भांप नहीं सका। ये कोई भाई का प्यार या परिवार की चिंता नहीं थी। वो अच्छी तरह जानता था कि इस ट्रिप पर भारी तबाही मचने वाली बहान नहीं राजिला है।
पिछले जन्म में चुन फैमिली गैंग ने हमारे साथ गद्दारी की थी, इस बार भी वैसा ही होने वाला था। जिसके बाद वो बिना किसी रुकावट के सीधे परिवार के मुखिया की गद्दी पर बैठ जाता और कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं बचता। डील वाले दिन सब कुछ बिल्कुल पिछले जन्म की तरह ही आगे बढ़ा। वो जगह शहर के बाहरी इलाके में बना एक सुनसान और खंडहर हो चुका गोदाम था, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। चुन फैमिली गैंग के कांटेक्ट ने अभी ठीक से 3 बातें भी नहीं की थी कि अचानक उसने अपने छुपे हुए हथियार निकाल लिए और हमारे आदमियों पर हमला कर दिया। हर तरफ चाकुओं और तलवारों की धार चमकने लगी। सामने खड़े कुछ गुंडे पल भर में ढेर हो गए और चारों तरफ खून का फव्वारा छूट पड़ा। जब तक हम कुछ समझ पाते, पूरा मंजर खून और मांस के लोथड़ों में तब्दील हो चुका था। हर तरफ चीख पुकार मची थी और पूरी तरह से भगदड़ मच चुकी थी। लेकिन लू चुन फेंग बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। वो चुपचाप पीछे हटा और एक खंभे के पीछे जाकर छिप गया। उसने मदद के लिए एक उंगली तक नहीं उठाई। वो बस दूर खड़ा होकर देखता रहा कि लूमिंग के लाए हुए आदमी एक एक करके मौत की घाट उतर रहे हैं। यहाँ तक कि उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान खिंच गई थी। मेरी व्हीलचेयर के सामने एक लोहे की प्लेट जरूर थी जो थोड़ा कवर दे सकती थी, लेकिन उस व्हीलचेयर पर बैठे होने की वजह से मैं बहुत बड़ा टारगेट था। जल्द ही चुन फैमिली गैंग के एक खूंखार और भारी चेहरे वाले गुंडे की नजर मुझ पर पड़ गई। उसकी आंखों में साक्षात मौत तैर रही थी। खंबे के पीछे छुपे चुन फेंग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए मनी मन कहा, मेरे प्यारे भाई, अब चैन की नींद सो जाओ, क्योंकि अब ये पूरा लू परिवार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। असल में चुनफेंग ने ये सारा जाल खुद बुना था। पिछले जन्म में सिर्फ उनका लीडर गद्दार निकला था और ज्यादा लोग उसके साथ नहीं थे। लेकिन इस बार चुन फैमिली गैंग के लगभग आधे गुंडे लू चुनफेंग के आदमियों के खिलाफ लड़ रहे थे और कुछ गुंडे तो सीधे लू चुनफेंग के ठीक बगल में खड़े थे, लेकिन उन्होंने उसे छूने तक की कोशिश नहीं की। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। साफ था कि पीठ पीछे कोई गुप्त सौदा हो चुका था। मैंने सुहा की तरफ देखा और कहा, सुहा, अब तुम्हारी बारी है, इनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ना। सुहा ने पलक झपकते ही उन पर हमला कर दिया और लू परिवार के घायल गुंडों को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। उसने अकेले ही चुन फैमिली गैंग के परखच्चे उड़ा दिए और देखते ही देखते पूरी गैंग इससे आता नहीं था। आपको किन्हीं की उनको न डाला है, आपको किन्हीं को मांगे तो मैं कोर्ट देखते हैं। मैं सिर्फ एक ही आदमी जिंदा बचा। चुन फेंग के पीछे डरी सहमी खड़ी किंग्या ने अब अपनी कमजोरी का नाटक करना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में गहरा सदमा था। उसने चिल्लाकर पूछा, तुमने सौदा क्यों तोड़ा? यंग मास्टर लू को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया था? चुन फैमिली गैंग का वो आखिरी बचा गुंडा गिड़गिड़ाने लगा, ये सब यंग मास्टर लू यानी छोटे यंग मास्टर लू का किया धारा है। उन्होंने ही हमें आदेश दिया था। उन्होंने इस अफरा तफरी के बीच बड़े यंग मास्टर लू को जान से मारने के लिए हमें एक बहुत बड़ी रकम दी थी। ये मेरा फैसला नहीं था, मैं तो बस उनके आदेश का पालन कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। चूंकि गोदाम में मची ये हलचल बहुत बड़ी थी, इसलिए पिताजी तक भी इसकी खबर पहुंच गई। वो तुरंत ड्राइवर के साथ गाड़ी में सवार होकर लू परिवार के दर्जनों घरेलू नौकरों को लेकर मौके पर पहुंच गए। जब वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि चुन फैमिली गैंग के गुंडों को सुहा ने अपने कब्जे में ले रखा है और लू परिवार के बुरी तरह घायल नौकर हर तरफ तड़प रहे हैं। जमीन पर खून ही खून बिखरा था। ये सब देखकर लियू जिन तियान का चेहरा सफेद पड़ गया और उनका पूरा शरीर को राज कर दिया था। गुस्से से कांपने लगा। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, यहाँ आखिर ये क्या बकवास चल रही है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। चुन फैमिली गैंग का वो आदमी उनके पैरों में गिर गया। मास्टर लियू, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा। ये सब छोटे यंग मास्टर लियू की चाल थी। उन्होंने ही हमसे कहा था कि हथियारों की हैंडओवर के समय हम हंगामा खड़ा करें और उसी खायोस के बीच बड़े यंग मास्टर लियू को ठिकाने लगा दे। हमें तो बस इस काम के पैसे मिले थे, हमें बख्श दीजिए। चुनफेंग घबराकर चिल्लाया, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तभी पिताजी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि मैं अपनी व्हीलचेयर पर नहीं बल्कि एक सामान्य इंसान की तरह अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हूँ। उनकी आंखों में हैरानी और कई तरह के जज्बात एक साथ तैर गए। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, लूमिंग, तुम्हारे पैर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पिताजी। चाकू के वार से बचने की जल्दी में मैं अपने पैरों के बारे में भूल ही गया था और बस सीधे खड़ा हो गया। असल में मुझे अपने छोटे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उन्होंने आज मौत का ये नाटक न रचाया होता तो न जाने मेरे पैर कब ठीक होते। चुनफेंग ने चिल्लाकर कहा, पिताजी के सामने बातों को घुमाना बंद करो। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तुमने और चुन फैमिली गैंग ने मिलकर मुझे फंसाने की ये साजिश रची है। तुम तो पहले से ही खड़े हो सकते थे। तुमने ये बात हमसे जानबूझकर छुपाई। मैंने उसकी तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, आज जो कुछ भी हुआ है क्या तुम उसके बारे में सच सच बताओगे? पिताजी और मैं तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस सच उगल दो। लियू चुनफेंग का चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद पड़ चुका था। पिताजी ने वहाँ मौजूद कई गुंडों से कड़ाई से पूछताछ की और उन सब ने एक ही बात दोहराई। लियू चुनफेंग ने आज की इस अफरा तफरी का इस्तेमाल मुझे जान से मारने के लिए किया था, लेकिन न केवल मैं मौत के मुंह से बच निकला बल्कि मेरे पैरों का अपंगपन भी ठीक हो गया, बिल्कुल मेरे पिछले जन्म की तरह। जब मैं अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि चुन फैमिली गैंग ने अचानक हमारे खिलाफ बगावत कर दी थी। अब मुझे एहसास हुआ कि उस वक्त भी पर्दे के पीछे से डोरियां हिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लियू चुनफेंग ही था।
लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दी हुई वो गहरी चोट असल में मेरे लिए एक वरदान बन जाएगी। इस बार वो फिर से मेरे हाथों में फंस चुका था। लियू चुनफेंग अपने दिल में अच्छी तरह जान गया था कि अब वो बाजी हार चुका है। एक बड़ी बिजनेस डील को बर्बाद करना और अपने ही सगे भाई की हत्या की साजिश रचना, ये एक अक्षम्य अपराध था। भले ही पिताजी पहले हमेशा उस पर जान छिड़कते थे, लेकिन इस बार वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। चुनफेंग रोते हुए पिताजी के पैरों में गिर गया। पिताजी, कृपया मुझे इसे एक बार माफ कर दीजिए। मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। अब आपके पास मेरे अलावा कोई दूसरा बेटा नहीं है। आप मुझे इस तरह लावारिस नहीं छोड़ सकते। पिताजी ने उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया और मेरी तरफ देखकर कहा, लू मिंग, चूंकि तुम्हारे पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें लू परिवार की पूरी जिम्मेदारी संभालनी होगी। आज से चुनफेंग का सारा बिजनेस तुम्हारा है। इसे अच्छे से संभालो और मुझे कभी निराश मत करना। लू परिवार का भविष्य अब पूरी तरह तुम पर टिका है। लियू चुनफेंग ये सुनकर पूरी तरह सुनने से बाद दिया चाहिए। लियू चुनफेंग की काफी ज्यादा परवारा है। लियू चुनफेंग की काफी ज्यादा तुम्हारा है। लियू चुनफेंग की काफी ज्यादा परवारा है। हो गया और जमीन पर ढह गया। वो जानता था कि उसके पिता सख्त मिजाज के हैं, लेकिन उसे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि जो पिता हमेशा उसकी हर जिद पूरी करते थे, वो इस बार उस पर इतना बड़ा वज्रपात करेंगे। उन्होंने उसे एक झटके में सारी ताकतों से बेदखल कर दिया था और एक बेकार मोहरे की तरफ फेंक दिया था। गुस्से और सदमे के मारे अचानक उसके मुंह से खून का एक बड़ा फव्वारा छूटा, जो गहरा लाल और रो कंपा देने वाला था। उसके शरीर की नसें इस तरफ फड़क रही थीं, मानो अंदर से कुछ फटकर बाहर आने वाला हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी चमड़ी के नीचे हजारों कीड़े रेंग रहे हो। लू मिंग की नजर तभी किंग्या के चेहरे पर पड़ी। उसके हाव भाव बदल चुके थे। उसकी आंखों में एक कड़वा सुकून साफ झलक रहा था और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। साफ था कि पिछले कई दिनों से लियू चुनफेंग जो अपने शरीर को मजबूत बनाने की अंधाधुंध जद कर रहा था, उसी का फायदा उठाकर किंग्या को उसके शरीर में जहर इकट्ठा करने का पूरा मौका मिल गया था। मरमेड क्लैन की उन गुप्त कलाओं को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अब जब उसका मानसिक संतुलन और भावनाएं पूरी तरह टूट चुकी थीं, तो वो सारा जहर एक साथ उसके पूरे शरीर में फैल गया। लियू चुनफेंग के पास अब इस दुनिया में बहुत कम दिन बचे थे। चुन फैमिली गैंग का मामला सुलझने के बाद लू मिंग ने उन सभी बिजनेस को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया जिन्हें पहले लियू चुनफेंग संभालता था। लेकिन जब उसने अकाउंट बुक्स यानी बही खातों को खंगाला, तो उसे एहसास हुआ कि पिछले कई सालों में चुनफेंग ने जिन ऑपरेशंस को मैनेज किया था, उनसे परिवार को एक ढेले का भी मुनाफा नहीं हुआ था। इसके विपरीत खातों में कई बड़े बड़े घाटे और करोड़ों के घोटाले थे। टैलेंट के मामले में वो कभी भी मेरे आसपास भी नहीं ठहरता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन घाटों के बारे में पिताजी को सच बता सके। इसीलिए वो इन घाटों को छिपाने के लिए गुपचुप तरीके से ब्लैक मार्केट और अवैध धंधे चला रहा था। यही वजह थी कि वो मुझे हमेशा अपने रास्ते का कांटा समझता था। उसे डर था कि किसी दिन ये कड़वा सच सबके सामने आ जाएगा और पिताजी उसकी जगह मुझे इस गद्दी पर बैठा देंगे। लेकिन वो चाहे जितनी सावधानी बरतता, वो इस काले दिन को टाल नहीं सकता था। लू मिंग ने उन सभी खातों को ठीक करके अपने पिताजी के सामने रख दिया और एक एक घाटे को पूरे सबूतों और तर्कों के साथ साफ साफ समझाया। लियू जिन तियान ये सब देखकर गुस्से से आगबूला हो गए। उन्होंने उनके बाद देखते हुए उनको कारा खी गए बही खातों को जमीन पर पटक दिया। लियू चुनफेंग ने इतने सालों तक उनके सामने शरीफ होने का ढोंग रचाया था, उन्हें हर मोड़ पर बेवकूफ बनाया था। उनके पिता, जो अपनी इज्जत को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते थे, इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि लियू चुनफेंग को हवेली के कोने वाले पुराने कमरे में कैद कर दिया जाए और उनकी इज्जत के बिना उसे वहां से बाहर कदम रखने की भी बारा करने वाले बात कर मंजूरी न दी जाए। यहाँ तक कि उसे खाना पहुंचाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब लू मिंग अपने पिता के इस अटूट भरोसे का फायदा उठाकर बिजनेस की दुनिया में अपने पंख फैलाने लगा था। वो बड़े बड़े व्यापारी जो पहले यंग मास्टर लू के तलवे चाटते थे, जब उन्होंने सुना कि लू परिवार की हवा बदल चुकी है, तो वे सब लू मिंग को इनविटेशन भेजने और उसकी चापलूसी करने के लिए आपस में होड़ लगाने लगे। कुछ ही मुलाकातों के बाद जो व्यापारी उसके करीब आए, उन्होंने पूरी ईमानदारी से कहा कि लू चुनफेंग की तुलना में लू मिंग कहीं ज्यादा समझदार, गंभीर और भरोसेमंद इंसान है। एक ऐसा मर्द जो बहुत ऊंचाइयों तक जाने के लिए ही बना है। ये तो लू परिवार की बदकिस्मती थी कि इतने सालों तक पैरों की बीमारी की वजह से वो घर में कैद रहा, वरना अगर उसने लू परिवार का बिजनेस पहले संभाला होता तो लू चुनफेंग जैसे नौसिखिए के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं बचती। बिजनेस में अपनी ढाक जमाने के बीच लू मिंग अपने प्यारे छोटे भाई से मिलने जाना नहीं भूला। जब वो लू चुनफेंग के उस पुराने कमरे की तरफ गया, तो उसने जानबूझकर नौकरों को मना कर दिया कि वो उसके आने की घोषणा न करे। वो सीधे अंदर चला गया। यह ठीक उसकी दवा का समय था। जब से उसकी सारी ताकतें छीनी गई थीं और उसकी साजिश का पर्दाफाश हुआ था, वो गुस्से में खून की उल्टियां करने के बाद ऐसा बीमार पड़ा कि फिर कभी उठ नहीं सका। वो पूरी तरह से देखभाल के लिए किंग्या के भरोसे था। नौकरों का कहना था कि किंग्या उसे रोजाना एक खास जड़ी बूटी का 3 कटोरा काढ़ा पिलाती थी और दावा करती थी कि इससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं किंग्या को अच्छी तरह जानता था। वो दवा कोई अमृत नहीं, बल्कि उसकी मौत को करीब लाने वाला धीमा जहर थी। जैसे ही लू मिंग कमरे के थोड़े से खुले हुए दरवाजे के पास पहुंचा,
उसने देखा कि लू चुनफेंग के शरीर की चमड़ी इस कदर सड़ चुकी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। घाव सूखते फिर सड़ जाते, फिर सूखते और फिर सड़ जाते। उसका पूरा शरीर अब इंसानी ढांचा नहीं रह गया था। वो साक्षात मौत के कगार पर लेटा हुआ था। आंखें बंद थीं और सांसें इतनी कमजोर थी मानो अभी थम जाएंगी। किंग्या बिस्तर के पास बैठी थी और उसके हाथ में सफेद चीनी मिट्टी का एक कटोरा था जिसके नीचे दवा के कुछ अवशेष बचे थे। ये देखकर कि लू चुनफेंग गहरी नींद में है और कमरे में कोई और नहीं है, किंग्या ने आखिरकार अपने चेहरे से वो मुखौटा हटा दिया। उसकी कोमलता गायब हो चुकी थी और चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ ठंडी नफरत बची थी। उसने उसकी तरफ देखकर कड़वाहट से कहा, लू चुनफेंग, तुम खुद को बहुत बड़ा और ऊंचा इंसान समझते थे ना? अब देखो, तुम न तो बोल सकते हो और न ही अपने हाथ पैर हिला सकते हो। हमारे मरमेड क्लैन का ये सीक्रेट नुस्खा बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना? तुम जैसे बेवकूफ कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये ताकत तुम्हारी जिंदगी की कीमत पर मिलती है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी था? हम मरमेड ने ये दवा तुम जैसे जालिम इंसानों से मुकाबला करने और अपना बदला लेने के लिए बनाई थी। हमारी क्लैन का बच्चा ये जानता है इस अंधी ताकत के पीछे सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत छिपी है। इसके बावजूद हमारे सबसे बहादुर मरमेड पुरुष के क्यावर बनाने की काम गया है। अपने लोगों की रक्षा के लिए हंसते हंसते इस जहर को पीते हैं और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। लेकिन तुमने इसे कोई टॉनिक समझा और मुझसे हर दिन इसे ज्यादा डोज में देने की भीख मांगते रहे। ये तुम इंसानों को हमारे शिकार की मिली हुई सजा है। तुम इसी के लायक हो, तुम्हारा भाई भी इसी के लायक है और इस दुनिया का हर इंसान इसी मौत के लायक है। लूमिंग दरवाजे के बाहर खड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। तो ये थी पूरी कहानी। यही वजह थी कि किंग्या हमेशा मुझसे और पूरे लू परिवार से इतनी नफरत करती थी। वो हर उस इंसान से नफरत करती थी जो ऑर्क बीस्टमैन को इंसान नहीं समझते थे। उसकी नजर में हम सब हत्यारे थे जो सिर्फ मौत के हकदार थे। लूमिंग ने धीरे केरा से दरवाजा धकेला। उसके कदमों की आवाज बहुत हल्की थी। उसने अंदर आते हुए कहा, तो तुम्हारे दिल में इतने सालों से यही सब चल रहा था? किंग्या ने चौंक कर पीछे देखा और थरथराते हुए बोली, यंग मास्टर लू, आपने सब कुछ सुन लिया। मैंने शांति से कहा, कोई बात नहीं, मैं ये सब बहुत पहले से जानता था, बिल्कुल शुरुआत से। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने मुझे कब पहचाना? मैंने कहा, पहले ही दिन से। जिस पल तुम उस अरीना में घुटनों के बल बैठी थी, मैं जान गया था कि तुम सिर्फ नाटक कर रही हो। एक सचमुच वफादार और डरी हुई जलपरी की आंखों में वो खूंखार चमक कभी नहीं हो सकती। उसने पूछा, तो फिर तुमने मेरा पर्दाफाश क्यों नहीं किया? तुमने मुझे लू परिवार में रहने की इजाजत क्यों दी? तुम तो आसानी से मुझे मार सकते थे। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि अगर मैं खुद को तुम्हारी जगह रखकर देखूं, अगर कोई दुश्मन मेरे परिवार को उजाड़ दे, मेरे लोगों को मार डाले और फिर मुझे पकड़कर जिंदगी भर गुलामी करने के लिए मजबूर कर दे, तो मैं भी उससे उतनी ही नफरत करूंगा। मैं भी उससे बदला लेने की आग में जलूंगा। इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें सजा नहीं दे सका। किंग्या ये सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गई। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उनमें आंसू तैरने लगे। मैंने आगे कोशिश करते गया को बादर बादर की। कहा, इंसानों का ऑर्क पर जुल्म करना एक ऐसी ऐतिहासिक बीमारी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इस गहरी नफरत को इतने कम समय में खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें तुम ऑर्क की कोई गलती नहीं थी। गलती हमेशा इंसानों की ही थी। तुम सब तो बस अपनी आजादी और एक इंसान की तरह जीने का हक चाहते थे। ये बात कहते कहते लूमिंग की नजर बिस्तर पर पड़े लू चुनफेंग पर गई, जो गहरी नींद का नाटक कर रहा था। उसकी पलकें हल्की सी फड़की। मैं तुरंत समझ गया कि मेरा भाई काफी देर पहले ही होश में आ चुका है। यह देखकर कि मैं और किंग्या दोनों यहाँ मौजूद है और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो बस चुपचाप सोने का ढोंग कर रहा था। लूमिंग ने अपनी आंखों से किंग्या की तरफ इशारा किया और फुसफुसाते हुए कहा, किंग्या, लू चुनफेंग की पलकों को देखो, अब हमें क्या करना चाहिए? उसने वहां खड़े होकर सब कुछ सुन लिया था। लूमिंग मुस्कुराया और उसने बहुत पहले से तैयार करके रखा हुआ गूंगा करने का जहर निकाला और उसे किंग्या के हाथों में सौंप दिया। ये जहर का पैकेट उसने वैसे भी आज लू चुनफेंग के लिए ही रखा था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दी किसी और काम में आ जाएगा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो लूमिंग ने अपने हाथों से नहीं किया। किंग्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के लू चुनफेंग की आवाज में वो जहर मिला दिया। अब उसके हाथ पैर पूरी तरह सड़ चुके थे। वो न तो लिख सकता था, न बोल सकता था और न ही अपना बचाव कर सकता था। यहाँ तक कि बिना किसी की मदद के वो खाना पीना या वॉशरूम तक नहीं जा सकता था। पिताजी के आदेश के बिना अगर वो उस कोने के कमरे में मर भी जाता तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लू चुनफेंग अब पूरी तरह से मेरे साथ मुकाबला करने की योग्यता खो चुका था। वो बस बिस्तर पर पड़ा अपनी आंखें खोले अपनी मौत का इंतजार करने के लिए मजबूर था। लूमिंग ने बड़ी ही समझदारी से लू परिवार में अपनी पकड़ करने के लिए मजबूर था। लूमिंग ने बड़ी ही समझदारी से मेरे साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर था। लूमिंग ने बड़ी ही समझदारी से मेरे साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर था। लूमिंग ने बड़ी ही समझदारी से मेरे साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर था। लूमिंग ने बड़ी ही समझदारी से मेरे साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर था। लूमिंग ने बड़ी ही समझदारी से मेरे साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर था। लूमिंग ने बड़ी ही समझदारी से मेरे साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर था। मजबूत कर ली और कुछ महीनों के बाद लू चुनफेंग की बिना किसी शोर शराबे की मौत हो गई। लूमिंग ने आधिकारिक तौर पर अपने पिताजी से
परिवार के मुखिया का पद संभाल लिया और लू परिवार के हथियारों के कारोबार को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया जो उसके पिता के समय से कहीं ज्यादा समृद्ध था। सत्ता हाथ में लेते ही लू मिंग ने ऑर्क के लिए कई नए नियम लागू किए। कम से कम लू परिवार के नियंत्रण वाले इलाकों में अब बीस्टमैन के अधिकारों की पूरी गारंटी थी। कोई मारपीट नहीं, कोई शोषण नहीं, उन्हें इंसानों की तरह ही पूरा खाना, कपड़े और उनके काम के बदले सही पैसे दिए जाते थे। जहाँ तक किंग्या का सवाल था, लू चुनफेंग की मौत के बाद लू मिंग ने उसकी इच्छा के अनुसार उसे वापस मरमेड क्लैन में लौटने की आजादी दे दी। जाने से ठीक पहले मानो उसे किसी बात का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर लू मिंग की तरफ देखा और कहा, लू मिंग, मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में मैं तुम्हारी पत्नी थी और आखिरी में मैंने ही तुम्हें मार डाला था। मैंने उसी सीक्रेट दवा का इस्तेमाल किया था जिससे तुम बेहद ताकतवर हो गए थे और फिर तुम्हारी मौत हो गई थी। लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सिर्फ एक सपना था, तुम उसे बहुत गंभीरता से ले रही हो। किंग्या ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत करने और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बात सोचने के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। लू मिंग ने कहा, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ। अब अपने लोगों के पास वापस लौट जाओ, अपने दिल से नफरत को निकाल दो और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। मुझे लगा कि शायद उसे भी अपने पिछले जन्म की यादें आ गई थी, लेकिन अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। पिछला जन्म हो या ये जन्म, पुरानी दुश्मनी और शिकायतों को अब बीत जाने देना ही बेहतर था। लू मिंग ने किंग्या को लू परिवार से जाते हुए देखा। उसका साया सुबह के धुंधलके में धीरे धीरे गायब हो गया। फिर उसने मुड़कर सुहा के हल्के से उभरे हुए पेट को छुआ और कहा, इस बच्चे को देखो, अभी पैदा भी नहीं हुआ है और अंदर इतनी लातें मार रहा है। बाहर आते ही ये पक्का एक तगड़ा और मजबूत लड़का बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एक ऐसी दुनिया में जन्म ले जहाँ कोई भेदभाव न हो, जहाँ उसे अपनी माँ की तरह छुपकर भागना और पिटना ना पड़े। 5 साल बीत गए। सुहा ने आकर कहा, पिताजी, हमारे छोटे नियान की हाइट फिर से बढ़ गई है। उस बच्चे को सुहा की व्हाइट वुल्फ की नस्ल विरासत में मिली थी, इसलिए महज 4 साल की उम्र में ही वो अपनी उम्र के इंसानी बच्चों से काफी बड़ा और तगड़ा दिखता था। उसकी गहरी नीली आंखें बिल्कुल अपनी माँ जैसी थीं। हमने उसका नाम लू नियान रखा था, जिसका मतलब था एक अटूट याद। लू मिंग ने पूछा, बाकी बड़े परिवारों के साथ बीस्टमैन की आदि के एग्रीमेंट पर साइन करने का काम कहाँ तक पहुँचा? कितने लोग मान गए हैं? सुहा ने जवाब दिया, 70% लोगों ने साइन कर दिए हैं। बाकी के 30% या तो वो परिवार हैं जिनकी लू परिवार के साथ पुरानी दुश्मनी है, या फिर वो पुराने ख्यालात के जिद्दी लोग हैं जो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हथियारों के कारोबार में उन्हें आखिरकार हमारे ही कायदों से चलना होगा। हम धीरे धीरे उन्हें संभाल लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। खिड़की के बाहर आंगन में ऑर्क के बच्चे इंसानी बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए दौड़ रहे थे। उनकी खिलखिलाहट अंदर तक गूंज रही थी। 5 साल पहले इस नजारे की कल्पना करना भी नामुमकिन था कि ऑर्क और इंसान एक ही आंगन में काफी कारी पानी कर, ऑर्क और इंसान आगे बच्चों के साथ हंसते हुए, ऑर्क और इंसानी कारा है, आगे बच्चे नजर में है, साथ खेलेंगे। छोटे नियान ने आकर पूछा, पिताजी, दादी और बुआ मुझे लेने कब आ रही हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। लू मिंग ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, बहुत जल्द, अगले महीने ही हम सब व्हाइट वुल्फ के इलाके में उनसे मिलने जाएंगे। अपनी माँ से कहकर अपना छोटा सा बैग पैक करवा लो। दरअसल सुहा की बहन और माँ को लू मिंग ने उनकी शादी के दूसरे साल ही ढूंढ निकाला था। उस वक्त उन्हें इंसानों ने पकड़कर जबरन अपना गुलाम बना रखा था, लेकिन बाद में वे किसी तरह जान बचाकर पहाड़ों में छिप गई थीं और बहुत कष्ट झेल रही थीं। जिस दिन सुहा उनसे दोबारा मिली थी, वो इतना रोई थी कि छोटा नियान भी उसे देखकर डर गया था। तभी सेवक ने आकर कहा, बड़े मालिक, दरवाजे पर एक मेहमान आए हैं। उनका कहना है कि वो आपके पुराने परिचित हैं। ये उनका विजिटिंग कार्ड है। लू मिंग ने चौंक कर पूछा, पुराना परिचित? कौन? उसने कार्ड खोला तो उस पर बेहद खूबसूरत लिखावट में बस एक लाइन लिखी थी, मरमेड क्लैन की हीलर किंग्या। लू मिंग ने तुरंत कहा, उन्हें अंदर आने दो। सेवक के पीछे पीछे किंग्या को स्टडी रूम में लाया गया। 5 साल बीत चुके थे। वो आज भी वैसे ही नाजुक दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों का वो तीखापन और गुस्सा अब गायब हो चुका था, मानो वक्त ने उसके सारे जख्मों को भर दिया हो। उसने अब लू परिवार के गुलामों वाले फटे पुराने कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि वो एक हल्के नीले रंग की खूबसूरत ड्रेस में थी। कपड़ा भले ही महंगा नहीं था, लेकिन वो बेहद साफ सुथरा और शालीन था, जो उस पर बहुत जच रहा था। उसके हाथ में बांस का एक मेडिकल बॉक्स था। अंदर आते ही उसने लू मिंग और सुहा को पूरे सम्मान के साथ झुककर प्रणाम किया और कहा, बड़े मालिक लू, बड़ी मालकिन, अचानक इस तरह बिना बताए आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। लू मिंग ने मुस्कुराकर कहा, मिस किंग्या, आज लू परिवार में आपका आना कैसे हुआ? कृपया बैठिए। किंग्या ने छोटे नियान को देखकर कहा, ये बच्चा सचमुच बहुत प्यारा है, बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। वैसे बड़े मालिक, मेरे आज यहाँ आने की पहली वजह तो ये है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि आपने उस वक्त मुझे सही सलामत जाने दिया। अगर आप ना होते तो मैं शायद उसी हवेली में दम तोड़ देती और आज का ये दिन कभी नहीं देख पाती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। और दूसरी वजह यह है कि ये हमारे मरमेड क्लैन द्वारा तैयार किया गया एक नया मलहम है, जो जले हुए घावों पर जादू की तरह काम करता है और एक दाग तक नहीं छोड़ता। चूंकि लू परिवार हथियारों का बड़ा बिजनेस करता है, तो वर्कर्स के साथ छोटे मोटे एक्सीडेंट होना आम बात है। मैं इसे आपके लिए एक छोटे से तोहफे के रूप में लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें।
लू मिंग ने कहा, मिस किंगया, आपकी सोच बहुत अच्छी है। क्या आप इन सालों में अपने क्लैन के बीच खुश हैं? आपके लोगों ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया? उसने मुस्कुराकर कहा, आपके आशीर्वाद से मैं वापस लौट पाई और अब मैं अपने क्लैन की मुख्य हीलर हूँ। अब हमारे मरमेड क्लैन के संबंध आस पास के कई और कबीलों से बहुत अच्छे हैं। हमारी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर है। अब हमें छुपकर नहीं रहना पड़ता। लेकिन बड़े मालिक, एक बात है जो मैं पिछले 5 सालों से आपसे पूछना चाहती थी। अगर आज नहीं पूछा तो मेरे दिल को कभी चैन नहीं मिलेगा। उस वक्त आप अच्छी तरह जानते थे कि मैं लू चुनफेंग को नुकसान पहुंचाने वाली हूँ। फिर भी आपने मुझे रोका क्यों नहीं? बल्कि आपने तो उल्टा मेरी मदद की। आप चाहते तो मेरा पर्दाफाश करके मुझे मार सकते थे और अपने भाई की जान बचा सकते थे। वो तो आपका सगा भाई था। आपने उसे क्यों नहीं बचाया? आपने भाई की जान बचा सकते थे। लू मिंग एक पल के लिए खामोश हुआ। उसने अपना चाय का कप नीचे रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी नफरत लू चुनफेंग नाम के किसी एक इंसान से नहीं थी, बल्कि तुम्हारी वो नफरत उस जुल्म के खिलाफ थी जो इंसान हमेशा से ऑर्क पर करते आए हैं। लू चुनफेंग की मौत उसके अपने कर्मों की वजह से हुई। उसने जो किया वो उसका हकदार था। लेकिन अगर उस वक्त मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला देता तो तुम मार दी जाती और लू परिवार हमेशा की तरह ऑर्क को सिर्फ एक सामान समझकर उनके साथ वही क्रूरता करता रहता। कुछ भी नहीं बदलता। जो मरने के लायक था वो मर गया, बस उतना ही काफी था। किंगया ने अपना सिर झुका लिया। वो काफी देर तक चुप रही और उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। सुहा ने आगे बढ़कर कहा, मिस किंगया, क्या आप जानती हैं कि मैं उस वक्त लू मिंग पर भरोसा करने के लिए क्यों तैयार हुई थी? शुरुआत में तो मैं भी इससे उतनी ही नफरत करती थी और इसे मार डालना चाहती थी। किंगया ने अपनी लाल आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। सुहा ने आगे कहा, क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि इंसान और ऑर्क दोनों बराबर होने चाहिए। उस वक्त मुझे लगा था कि आपको बढ़ने की लाभ होगी वरी देखी। आज ऐसे किंदो के एक जो उसको एक साथ में चाहता है। आपको देखने के लिए वरी देखने के लिए अपने क्या खरा था कि ये सिर्फ बहलाने वाली मीठी बातें हैं, क्योंकि इंसान हमेशा झूठ बोलते हैं। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये जो कहता है वो सचमुच दिल से कहता है और उसने वैसा ही करके दिखाया। पिछले 5 सालों में उसने ऑर्क के लिए जो कुछ भी किया है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो सिर्फ बातें नहीं करता, उसे हकीकत में बदलता है। किंगया की आंखों से आंसू बह निकले। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये दिखाने के लिए कि इस दुनिया में अभी भी कुछ अलग और अच्छे इंसान बाकी हैं। लू मिंग ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, चलो अब ये इमोशनल बातें बंद करते हैं। अगर तुम सचमुच शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मरमेड क्लैन और लू परिवार के बीच के इस रिश्ते को और मजबूत बनाओ। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो बस एक बार कह देना, हम सब अब एक ही परिवार हैं। किंगया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं ऐसा ही करूंगी। किंगया को विदा करने के बाद सुहा छोटे नियान को गोद में लिए लू मिंग के पास आकर बैठ गई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। छोटा नियान पहले ही सो चुका था और नींद में ही उसके छोटे छोटे होठ कुछ बुदबुदा रहे थे। सुहा ने धीरे से पूछा, लू मिंग मुझे बताओ हमारा बच्चा आने वाले समय में कैसी दुनिया में बड़ा होगा? लू मिंग ने उसका हाथ थामकर कहा, एक ऐसी दुनिया में जो आज की दुनिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत और बेहतर होगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सुहा ने मुस्कुराकर कहा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? लू मिंग ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि इस दुनिया में हम सब साथ हैं। जब किंगया जैसे समझदार लोग और ये मासूम बच्चे हमारे साथ हैं तो सब मुमकिन है। नफरत और भेदभाव पीढ़ियों से बनते आ रहे हैं तो उन्हें खत्म होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। अगर हम अपने समय में इसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाए तो हम ये जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप देंगे। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इंसान और ऑर्क के बीच की ये दीवार हमेशा के लिए ढह जाएगी। सुहा ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। खिड़की के बाहर सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पूरे आंगन को एक खूबसूरत रंग में सराबोर कर रही थीं। बच्चों की वो रान करने के जान करके सूरज के लिए, बच्चों की वो रान करने के जान करके सूरज के लिए, जान करने के बद मिलेगा एक कॉन्फिड करने लिए। बची कुची खिलखिलाहट किसी मधुर संगीत की तरह हवा में तैर रही थी। सोते हुए छोटे नियान ने करवट ली और उसका छोटा सा हाथ लू मिंग की शर्ट को कसकर थामते हुए नींद में ही बुदबुदाया, दादी बुआ जल्दी आओ। लू मिंग ने मुस्कुराकर कहा, मैं अगले महीने ही तुम्हें उनसे मिलाने ले जाऊंगा। लू मिंग ने अपनी पत्नी और बच्चे को अपनी बाहों में समेट लिया और खिड़की के बाहर गहराते हुए उस हसीन शाम के नजारे को देखने लगा। उसने समय के लास्ट तक इस तरह होती है कि अगले महीने ही तुम्हें उनसे देखने लगा। धीरे से कहा, ओ हाँ, कल पिताजी की पुण्यतिथि है, चलो कल उनके पास जाकर कुछ अगरबत्ती जला आते हैं। अब पूरे 3 साल बीत चुके हैं। सुहा ने उसकी छाती पर सिर रखकर कहा, लू मिंग थैंक यू। लू मिंग ने पूछा, किस लिए? सुहा ने उसकी आंखों में देखा। थैंक यू कि तुमने उस दिन अरीना में मुझे चुना और थैंक यू मुझे यह खूबसूरत घर देने के लिए। लू मिंग ने उसका माथा चूमा। पगली, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तुम उस वक्त भागने के बजाय मेरे पास रुकने के लिए तैयार हो गई। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी पूरी शिद्दत से चमक रही थी और कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार और सुकून का पहरा था। बहुत सालों बाद जब किसी ने मुझसे पूछा कि लू मिंग
तुम्हारी जिंदगी का सबसे सही और बेहतरीन फैसला क्या था? तो मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उस धुंधले और खूंखार अरीना के बीच खड़े होकर उस खून से लथपथ और गर्व से अपना सिर उठाए खड़ी व्हाइट वोल्फ की तरफ उंगली उठाना और चिल्लाकर कहना कि मुझे ये व्हाइट वोल्फ चाहिए, वो मेरी जिंदगी का सबसे जादुई और सबसे बेहतरीन फैसला था।